नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीयों के योगदान से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंडिया एट 75 डाक टिकट करेंगे जारी। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का करेंगे विमोचन। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। यात्रा के पहले दिन बाली में उलुवातु मंदिर के किए दर्शन। पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी में एक बड़ा हादसा। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 9 लोगों की मौत, 38 लोग घायल। ओपेक ने की तेल उत्पादन में बड़ी कटौती की घोषणा। तेल उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कमी करेगा ओपेक प्लस समूह। तेल उत्पादन की ये कटौती कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कटौती। T20 विश्व कप में भाग लेने भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना। आज एक दिवसीय सीरीज के पहले मैच में शिखर धवन के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय वनडे टीम। और अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड की संसद सदस्य प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में भी हिस्सा लिया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि वो भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाया मोहुता और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ अपनी अलग अलग चर्चाओं के दौरान दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ भारतीय समुदाय के लोगों की विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए ऑकलैंड में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट जारी करेंगे। विदेश मंत्री मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबंधों को दर्शाने वाली एक पुस्तक हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। विदेश मंत्री ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री ननाया मोहुता के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन यानी P20 में हिस्सा लेने के लिए 7 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता के दौरे पर हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यात्रा के पहले दिन बाली में गरुड़ विष्णु किंकाना कल्चरल पार्क का उलुवातु मंदिर का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बाली में केकन नृत्य प्रदर्शन भी देखा और भारतीय संस्कृति के बाली के लोकाचार पर प्रभाव पर गर्व अनुभव किया। P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आज होने वाला है। P20 का समग्र विषय सतत सुधार के लिए सशक्त संसद है। लोकसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन के तीसरे सत्र के दौरान प्रभावी संसद जीवंत लोकतंत्र विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में विशिष्ट सभा को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष उभरते मुद्दे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां विषय पर चर्चा में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देशों के अध्यक्षों को भारत की संसद की अध्यक्षता में 2023 में भारत में होने वाले 9वें P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही ओम बिरला अन्य संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के BKC मैदान में बनाए गए मंच पर उनके समर्थकों के अलावा उद्धव ठाकरे के परिवार को छोड़कर पूरा बाल ठाकरे कुनबा नजर आया। उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे
को बीकेसी में शुभकामना देने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैं काफ़ी पसंद करता हूं और वो मेरे पसंदीदा सीएम हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। यहां बैठे तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वो एकनाथ शिंदे को कभी अकेला न छोड़ें। एकनाथ शिंदे के मंच पर जयदेव ठाकरे, उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे, दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे भी मौजूद थे। केरल के पलक्कड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां केरल राज्य परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार शिलान्यास ही नहीं करती, परियोजनाएं पूरी भी किया करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा, सम्मान और सुरक्षा बीजेपी की डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कही। एम्स बिलासपुर का निर्माण 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बिलासपुर को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की 2 सौगात मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बिलासपुर में एम्स के बनने से हिमाचल के लोगों को किफायती चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ये संस्थान पर्यावरण अनुकूल भी है और इसे ग्रीन एम्स के नाम से भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देते हैं कि हम बता दें कि ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बिस्तर के साथ 750 बिस्तर अलग से भी हैं। 247 एकड़ में फैले इस अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाओं समेत आधुनिक अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक भी हैं। अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी और स्वास्थ्य सुरक्षा की केंद्रीय योजना के तहत ये आधारशिला अक्टूबर 2017 में रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मशहूर कुल्लू दशहरा समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। कुल्लू दशहरा समारोह में भगवान रघुनाथ जी की सवारी के आगमन के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री यहां लाखों भक्तों के साथ पैदल चले और भगवान रघुनाथ जी को नमन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को हाथ जोड़कर बधाई दी। वो ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा समारोह में देवताओं की भव्य सभा के साथ साथ दिव्य रथ यात्रा के साक्षी भी बने। कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार कोई प्रधानमंत्री शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 11 अक्टूबर तक कुल्लू में मनाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले आतंकवादियों का गढ़ था और अब ये पर्यटन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा होते ही चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन पर प्रकाश डाला, जिससे अनेकों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुटे। कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े। ये करने का काम
नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर आए अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, पुलिस और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल जगत के समाचार, तो बने रहिए हमारे साथ। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ बड़ी खबरें फटाफट। 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे पर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो का आयोजन होगा। इससे पहले आज सुखना लेक पर एयर शो की फुल रिहर्सल होगी। 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स शो में तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ अपनी रजत जयंती मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुणवत्ता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए क्वालिटी सेल्फ रिलायंस अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से 11 अक्टूबर तक वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 7 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गत सप्ताह 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान स्थानीय माल नदी में अचानक आई बाढ़ से उत्तर बंगाल में माल नदी में 8 लोग डूब गए। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। सरकार की नवंबर और दिसंबर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में 22 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की योजना है। ब्लॉकों के लिए निविदा को आमंत्रित करने का नोटिस सितंबर में जारी किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग इलाके के पास भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट शहीद हो गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पार्टी का नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव भी पढ़ा। देश में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये बालक शिशु मृत्यु दर के समान स्तर पर आ गई है। हालांकि 16 राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की मृत्यु दर अब भी काफी ऊंची है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
आज साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाने वाली है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने साहित्य के क्षेत्र में एक आदर्श दिशा में सबसे उत्कृष्ट काम किया हो। इससे पहले रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोल्जी, मोर्टन मेल्डल और के बैरी शार्प्लेस को समान भागों में अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने विजेताओं की घोषणा की। उनके काम को क्लिक रसायन और बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कैंसर की दवाएं बनाने, डीएनए मैपिंग करने और एक विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बर्टोल्जी कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं। मेल्डन डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से हैं और शार्प्लेस कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध रखने वाले हैं। शार्प्लेस ने पहले 2001 में नोबेल पुरस्कार जीता था। वो 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे गुस्साए दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल का लाइव फायर ड्रिल किया, लेकिन इस दौरान उसकी एक मिसाइल जमीन पर आ गिरी और प्रक्षेपण नाकाम रहा। दक्षिण कोरिया की मिसाइल के गिरने के बाद विस्फोट होने और आग लग जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में लोग इसे उत्तर कोरिया का हमला मानते रहे, हालांकि बाद में सरकारी बयान सामने आने के बाद स्थिति साफ हो गई। वहीं दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक एक छोटी दूरी की ह्यूमन 2 मिसाइल शहर के बाहरी इलाके में वायुसेना के एक ठिकाने के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विस्फोट में जानमाल को किसी तरीके की क्षति नहीं पहुंची है। इस दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी 4 मिसाइल्स का प्रक्षेपण किया, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 20 साल में पहली बार किसी रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। यूक्रेन संकट को लेकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद रूसी अंतरिक्ष यात्री नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में इयान तूफान के कारण उनकी स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट की उड़ान टाल दी गई थी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइची वकाता 5वीं बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के बुर्किना फासो को देश का नया राष्ट्रपति मिल गया है। सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में करीब 9 महीने से भी कम समय में देश के दूसरे तख्ता पलट को देखने के बाद ये नियुक्ति की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने से अधिक का वक्त बीत गया है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अधिग्रहण करने का फैसला कर चुके हैं। पुतिन ने इस मामले में अपने सैन्य अधिकारियों से बातचीत की और इस पर आगे कदम बढ़ाने के लिए कहा है। वहीं पुतिन के इस फैसले के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख के मुताबिक वो ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर बातचीत के लिए कीव जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी यूक्रेनी सेना के रूसी सेना के साथ लगातार संघर्ष के बीच वो कुछ गांवों को रूस के कब्जे से मुक्त कराने में सफल रहे हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान ने बुधवार को कहा कि वो इस हफ्ते प्राग में बातचीत के लिए अजरबैजान के कट्टर दुश्मन राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत में यूरोपीय संघ के प्रमुख चार्ल्स मिशेल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। युगांडा में इबोला वायरस के कहर और बढ़ते मामलों को लेकर WHO काफ़ी चिंतित है। WHO के मुताबिक युगांडा में इबोला वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। युगांडा में पिछले 24 घंटों में 63 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इनमें
29 लोगों की मौत भी शामिल है। WHO ने लोगों को इस वायरस से बचने और उचित बचाव रखने की अपील की है। युद्धग्रस्त यूक्रेन 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए स्पेन और पुर्तगाल में शामिल होने वाला है। बुधवार को घोषित 3 देशों के फुटबॉल संघों के अध्यक्ष ने कहा कि इस विचार को UEFA के अध्यक्ष द्वारा समर्थित किया गया था। जेलेंस्की ने पुर्तगाल और स्पेन के साथ संयुक्त रूप से 2030 विश्व कप की बोली को यूक्रेन की अंतिम जीत के विश्वास का प्रतीक बताया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने 1 नवंबर को होने वाले आम चुनाव का आह्वान किया है, जिसमें उनकी वामपंथी गर्दन दक्षिणपंथी और दूर दराज के खिलाफ चुनाव में थी। सोशल डेमोक्रेटिक नेता ने कहा है कि उन्होंने आज रानी को सूचित किया है कि लोक कथा यानी कि संसद के चुनाव होंगे। जून 2019 से कार्यालय में कार्यरत फ्रेडरिकसेन को डेनिश प्रणाली के तहत जून 2023 तक चुनाव का आयोजन करना था। अमेरिका के मैक्सिकन सिटी हॉल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक इस गोलीकांड में मेयर समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मैक्सिकन सिटी हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान एक अज्ञात शख्स हॉल में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस फायरिंग की घटना के बाद मैक्सिकन सिटी में अफरा तफरी का माहौल रहा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कमी करेगा। ओपेक देशों की तेल उत्पादन की ये कटौती कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। प्रमुख तेल उत्पादकों के समूह में सऊदी अरब और रूस सहित अन्य सदस्य देशों के बीच मार्च 2020 के बाद से व्यक्तिगत रूप से ये पहली बैठक हुई, जिसमें उत्पादन में कटौती की घोषणा की गई। ये कमी वैश्विक तेल मांग के लगभग 2% के बराबर है। कच्चे तेल की कीमत 1% से अधिक बढ़कर लगभग $93 प्रति बैरल हो गई है। अमेरिकी तेल 1.5% बढ़कर $87.75 हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ओपेक प्लस से तेल उत्पादन में बड़ी कटौती को लेकर चिंतित हैं। एक बयान में ओपेक समूह ने कहा है कि तेल उत्पादन में कटौती का निर्णय वैश्विक आर्थिक और तेल बाजार के दृष्टिकोण से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए किया गया है। इस वजह से वैश्विक तेल की कीमतें जो वर्ष की पहली छमाही में बढ़ी थी, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मार्च में वैश्विक बेंचमार्क $139 प्रति बैरल के शिखर पर पहुंच गया। ओपेक और उसके सहयोगी देश जो वैश्विक तेल उत्पादन के 40% से अधिक को नियंत्रित करते हैं, वो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में तेल आर्थिक मंदी से अपने बैरल की मांग में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। देश भर में निजी वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गाड़ियों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला यानी कि BH श्रृंखला शुरू की है। परिवहन विकास परिषद की सालाना बैठक के ब्यौरे से जानकारी हासिल हुई है। हम बता दें कि परिषद की 41वीं बैठक पिछले महीने बेंगलुरु में हुई थी। बैठक के ब्यौरे के अनुसार नीति की शुरुआत के बाद से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 वाहन पंजीकृत हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था अधिसूचित की थी। ये व्यवस्था वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां स्थानांतरित होने पर वाहनों के दोबारा से पंजीकरण से मुक्त करती है। ब्यूरो के अनुसार जांच चौकियों पर रुके बिना और स्थानीय राज्य नियमों के अनुसार करों के भुगतान के बिना पर्यटकों की निर्बाध आवाजाही के लिए सड़क मंत्रालय की ये पहल सफल रही है। 30,000 से अधिक परमिट और 2,75,000 अधिकार पत्र अब तक जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पहले पंजीकृत डीजल वाहनों की मियाद खत्म होने पर उन्हें जब्त कर स्क्रैप करने की कार्रवाई में इस साल तेजी आई है। जनवरी से सितंबर के दौरान परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए प्रवर्तन अभियान के तहत
5,904 वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त किया गया, यानी हर महीने 656 वाहनों को कबाड़ कर दिया गया। वाहनों का नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC न होने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। स्क्रैप लागू होने के बाद रोजाना 250 से 300 वाहनों पर जुर्माना किया जा रहा है। PUCC के बगैर चल रहे वाहनों के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अब बात है खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। T20 सीरीज के बाद टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की आज से शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान शिखर धवन संभाल रहे हैं, जबकि उप कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। इस सीरीज के लिए रोहित, विराट, शमी और अश्विन जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। उनकी जगह टीम में मुकेश कुमार और रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। आज का मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल सहित टीम इंडिया के कई खिलाड़ी स्पोर्ट स्टाफ के साथ बुधवार देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर बस के जरिए पहुंचे। इसके बाद सभी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वर्ल्ड कप की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। इस दौरान वो कुछ अभ्यास मैच में भी हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से होने वाला है। इसका फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करेगी। फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 6 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 6 अक्टूबर साल 1989 को न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुईं। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 6 अक्टूबर साल 1860 को ब्रिटिश काल में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड पारित हुआ। यह कानून अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना तय करता है। IPC के अंतर्गत हत्या से लेकर रेप तक और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी इस कानून में तय किया गया है। IPC में कई बार संशोधन हुए, जैसे दहेज हत्या से लेकर कई अपराध जुड़े हैं तो कई बार अपराध हटे भी हैं। 6 अक्टूबर साल 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान बांग्लादेश के सियोरताली गांव में हुआ। उन्होंने गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्हें साहा इक्वेशन के लिए भी जाना जाता है। ये इक्वेशन तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान नामक महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की।